तारीख 8 जून। चलिए देखते हैं कि आज कौन कौन से आर्टिकल हम चर्चा करने वाले हैं। यहां पर दिया है एलियोपैथ वर्सेस आयुर्वेद का जो मुद्दा चल रहा है, तो इस मुद्दे को हम समझेंगे कि मुद्दा क्या है और किस प्रकार दोनों को हमें मानव स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। दूसरा टॉपिक वृद्धों से संबंधित होगा, किस प्रकार महामारी ने उनके अंदर अकेलापन बढ़ाया है और इसके अलावा वृद्धों के साथ भारतीय समाज में कई सारी समस्याएं जुड़ी हुई है और आने वाले समय में वृद्धों की जनसंख्या ज्यादा दिखेगी, तो यह एक समस्या है और इसका समाधान क्या है। तो यह आपके पेपर 2 सोशल इश्यूज से जुड़ेगा। ये पेपर 1 जीएस के पेपर 1 सोशल इश्यूज से जुड़ेगा और ये पेपर 2 से जुड़ेगा शिक्षा और स्वास्थ्य से, सामाजिक न्याय वाला मुद्दा। और ये तीसरा है कि आज विश्व महासागर दिवस है, तो महासागरों का मानव जीवन में क्या महत्व है, तो इस आर्टिकल के तहत आपको यह बताया गया है। तो इस प्रकार आज 3 मुख्य आर्टिकल होंगे, एक महासागर वाला, दूसरा वृद्धों वाला, तीसरा एलियोपैथी वर्सेस होम्योपैथी इश्यूज के। आज बात कही गई है कि शांत मन के जरिए हम दुर्गम को सुगम बना सकते हैं। अगर मन शांत होगा तो क्या होंगे? आपके विचार बेहतर होंगे, आपके निर्णय क्या होंगे? बेहतर होंगे। जब मन शांत होगा तो आप जीवन को दशा और दिशा क्या कर सकते हैं? आसानी से दे सकते हैं। जब मन शांत होगा तो आप जीवन में रुक सकते हैं, आप जीवन में सोच सकते हैं और अपनी यात्रा को बेहतर बना सकते हैं। और जब मन शांत होगा तो आप यह जान सकते हैं कि आपके अंदर कमियां क्या क्या हैं। इसीलिए शांत मन के जरिए दुर्गम को सुगम बनाया जा सकता है, कठिन को आसान बनाया जा सकता है, नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। और सिविल सेवा की परीक्षा भी अगर आपको निकालनी है तो इसके लिए शांत मन अर्थात पेशेंस अर्थात धैर्य का होना बहुत जरूरी है। यह धैर्य आपके अंदर अगर होगा तो यह दृढ़ इच्छा शक्ति को लेकर के आएगा। क्या लेकर आएगा? दृढ़ इच्छा शक्ति, यह परसिवरेंस है। तो यह दृढ़ इच्छा शक्ति क्या करेगा कि आप अपने डिसीजन को छोटे छोटे भागों में क्या कर देंगे? बांट देंगे। और इस गोल को प्राप्त करने के लिए, बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटी रणनीति होती है, डेली रणनीति, वीकली रणनीति को आप प्राप्त करके दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उस पर काम करेंगे। और अगर दृढ़ इच्छा शक्ति होगी तो आपका कार्य के प्रति समर्पण बढ़ेगा और प्रत्येक सफलताएं आपको मिलना क्या हो जाएगी? चालू हो जाएगी। तो यह सुधार की प्रक्रिया है, यह जीवन में बदलाव की प्रक्रिया है। नेक्स्ट आज कही गई कि वाणी संयम ऊर्जा में, तो अगर इसमें ज्यादा धार्मिक स्तर पे लिखा गया है, रिलीजियस बेस्ड लिखा गया है, लेकिन अगर आप यह जानिएगा कि वाणी संयम क्या, कि आप जो बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग समाज आपके बारे में क्या बना लेता है? नजरिया बना लेता है। और शब्द को आप वापस नहीं ले सकते हैं। जिस प्रकार कमान अगर निकल जाए, धनुष से कमान निकल जाए तो उस कमान को वापस नहीं लिया जा सकता, उसी प्रकार मनुष्य के मुंह से अगर वाणी निकल जाए तो उसको आप वापस नहीं ले सकते हैं। तो आपके वाणी में संयमित होना चाहिए, आपके वाणी में पता होना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि यह इसी से आप संवाद करते हैं और इसी के द्वारा आप अपने व्यक्तित्व को समाज में क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो संयमित वाणी ही आपको क्या कर सकती है कि जीवन में बेहतर आपको दिशा दे सकती है। इसलिए गांधी जी के 3 मंत्र आपको याद आ रहे होंगे कि बुरा मत बोलो मतलब वाणी संयम, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। ये 3 बंदर हैं और ये 3 बंदर आपको जीवन में क्या करने हैं? लागू करने हैं। आज विश्व महासागर दिवस है, तो यह दिनांक कब है? 8 जून। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका थीम क्या है? थीम यह है द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड, समुद्र जीवन और आजीविका। तो समुद्र जीवन भी उपलब्ध कराता है और समुद्र आजीविका भी उपलब्ध कराता है। तो यह मानव की जिम्मेदारी है कि प्रकृति के इस अद्भुत उपहार को क्या करे? सुरक्षित करे, इस अद्भुत उपहार का संयमित प्रयोग करे ताकि जीवन भी उपलब्ध रहे और आजीविका भी उपलब्ध रहे। तो आपको यह जानना है कि क्या इंपॉर्टेंस है महासागर का मानव जीवन में। तो यह जीवन उपलब्ध किसको कराता है? यह जीवन उपलब्ध कराता है कई सारे जैव विविधता को, जीवन उपलब्ध कराता है जैव विविधता को। कई सारे बायोडाइवर्सिटी आप देखते हैं, आप कोरल देखते हैं महासागर में, आप मैंग्रोव देखते हैं और करोड़ों की संख्या में जीव जंतु देखते हैं और पादप भी देखते हैं। कई सारे पादप प्लवक जो फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं, मछलियां जिसे खाती है, कई सारे एल्गी को आप देखते हैं। तो यह जीवन है और यह मानव के लिए क्या करता है? क्योंकि समुद्र में ही खारा जल है, तो जल चक्र के माध्यम से प्रकृति क्या करती है? खारे जल को क्या करती है? शुद्ध करती है, स्वच्छ करती है और यही वर्षा के माध्यम से भूमि पर जल उपलब्ध होता है। तो ओशियन जीवन है, ओशियन आजीविका है, क्योंकि समुद्र के तटों पर रहने वाले लाखों करोड़ों लोगों की आजीविका समुद्र के संसाधनों पर क्या है? निर्भर है।
तो आपको यह जानना है कि ओशियन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ओशियन जो हम लोग वायु, प्राण वायु जो है, तो 50% कहां से आते हैं? ओशियन से आते हैं। ओशियन में रहने वाले पादप प्लवक जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, उनके द्वारा ऑक्सीजन की क्या करती है, विशेष करके पादप से सप्लाई की जाती है। ऑक्सीजन जलवायु को क्या करता है? रेगुलेट करता है, क्लाइमेट को नियामक करता है। और अगर सोचिए, अगर भारत के ईस्टर्न घाट पे क्या आया, साइक्लोन आया, तो ये साइक्लोन कहां से आया? ओशियन से आया। और इस साइक्लोन के माध्यम से भारत में क्या हुई? वर्षा हुई। भारत में अभी जो मानसूनी वर्षा होगी, जो भारत की मानसूनी जलवायु का निर्माण करता है, इसका कारण क्या है कि भारत के बगल में ओशियन से। तो क्लाइमेट रेगुलेशन में ओशियन का परिवहन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। ये आपको पता है कि यह प्रकृति प्रदत्त हाईवे हैं जो सस्ते हैं, सुगम हैं और सारे विश्व को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। या रिक्रिएशन, या आपको आनंद का भी माध्यम है, क्योंकि कई बार आप क्या करते हैं? समुद्र बीचों पर जाते हैं, प्रकृति को देखते हैं, कोरल की यात्रा करते हैं, द्वीपों पर जाते हैं, तो यह आपको आनंद देता है, यह आपको विचार। ओशियन अर्थव्यवस्था का भी माध्यम है, क्योंकि यहां पर कई सारे ऊर्जा संसाधन और खनिज संसाधन रहते हैं और तटीय क्षेत्रों में 30% लोगों की आजीविका किस पर निर्भर रहती है? समुद्र के संसाधनों पर। ओशियन फूड भी प्रोवाइड करता है, या फूड ओशियन में रहने वाले जीव जंतुओं को भी मिलते हैं, और ओशियन के अतिरिक्त मानव भी इस फूड को क्या करता है? प्राप्त करता है। और ओशियन से मिलने वाले जो कोरल्स हैं, मैंग्रोव्स हैं और कई सारे प्लांट्स हैं, ये मेडिसिन का भी क्या करते हैं? काम करते हैं। तो समुद्र हमारे लिए एक संसाधन है और इस समुद्र को प्रकृति ने बनाया, हमने नहीं बनाया। तो समुद्र से मिलने वाले संसाधनों पर सभी की मतलब जीव जंतु और पेड़ पौधे जो समुद्र में रह रहे हैं, और इसके अलावा मानव की क्या हो? दोनों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। मानव यह ना समझे कि यह उस पर एकमात्र समुद्र पर क्या है? अधिकार है। तो राइटर कहते हैं कि प्रतिवर्ष 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। और 1992 में रियो डी जेनेरो, आपको पता है, अर्थ समिट, यहां पर पृथ्वी ग्रह नामक फोरम में इस दिवस को मनाने का क्या किया था? निर्णय लिया गया था। तो इस महासागर दिवस का उद्देश्य क्या है कि महासागरों को सम्मान देने, उनका महत्व जानने और उनके संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाने का अवसर प्रदान करता है, और महासागर के मुद्दों पर क्या करता है? चर्चा करता है। पृथ्वी पर वायु और जल ही जीवन का आधार है। आपको पता है कि पृथ्वी का 2/3 भाग महासागरों से घिरा है और 1/3 भाग क्या है? स्थल है। तो पृथ्वी पर समस्त जल का करीब 97% भाग महासागरों में है और यह खारे जल के रूप में है, और 3% से कम ही भाग पृथ्वी पर स्वच्छ जल के रूप में है। और दुनिया भर में शुद्ध पानी की मात्रा क्या है? काफी कम है। और समुद्रों से घिरे होने के कारण पृथ्वी को जल ग्रह भी कहा जाता है, और पृथ्वी आपको अंतरिक्ष से या स्पेस से नीला ग्रह के रूप में आपको दिखाई देता है। आगे राइटर कहते हैं कि महासागरों का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व है। पृथ्वी पर जीवन का आरंभ इन्हीं महासागरों से माना जाता है। आपको पता है कि सबसे पहले जीवन स्थल में नहीं आया, समुद्र में आया, और यह एल्गी के रूप में आपको आया। पर्यावरण संतुलन में महासागरों की अद्भुत भूमिका है, और यह जीवन के वृद्ध रूपों को संजोए हुए हैं। अति सूक्ष्म जीवों से लेकर के विशालकाय व्हेल तक अनेक प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियां महासागरों में पनपती है। और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समुद्रों में जीवों की करीब 10 लाख से ज्यादा प्रजातियां मौजूद है। तो ये समुद्र जैव विविधता के हॉटस्पॉट भी हैं। साथ साथ ये समुद्र जैव विविधता के प्रतीक हैं। महासागर पृथ्वी के फेफड़ों की भांति है, क्योंकि यह दुनिया को अधिकांशतः ऑक्सीजन मिलती है। 50% ऑक्सीजन की क्या करती है? सप्लाई करती है। और इसके साथ साथ 30% कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है? अवशोषित भी करती है। तो ये महासागर जो है ऑक्सीजन को छोड़ती है, जो मानव जीवन के लिए उत्तरदायी है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो एक ग्रीन हाउस गैस है, इसको अवशोषित करती है। इससे एक संतुलन बना रहता है। इस महासागर हमारी जलवायु को स्थिर रखने में भी मदद करते हैं और बड़ी मात्रा में हवा और भोजन उपलब्ध कराते हैं। और दुनिया की करीब 30% आबादी का तो जनजीवन पूरी तरह महासागरों पर ही निर्भर है। और महासागर में पेट्रोलियम के साथ साथ अनेक अन्य संसाधन प्राप्त होते हैं, और महासागर खाद्य पदार्थों का भी प्रमुख स्रोत है, और हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। वैश्विक स्तर पर अगर महासागरों के संसाधनों का बाजार मूल्य निकाले, प्रतिवर्ष $3 ट्रिलियन है। आप समझिए। तो ये महत्व को नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 ज्योग्राफी में स्पष्ट लिखा हुआ है, वहां पर सवाल मेंस में पूछता है। तो आपको ये 5-7 पॉइंट महासागर के इंपॉर्टेंस क्या है पता होने चाहिए। लेकिन राइटर बाद में सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन यही महासागर में आज प्रदूषण के बोझ से क्या कर रहे हैं? करहा रहे हैं। इसलिए हमें समुद्रों को संरक्षित करना होगा और प्रदूषण रहित बनाना होगा। इसके लिए पूरी दुनिया में गंभीरता से कदम उठाए जाएंगे।
इसके अलावा आपको यह भी जानना चाहिए कि महासागर में इश्यूज क्या है। तो पहला इश्यूज क्या है, महासागर में तापमान क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है, और इस तापमान बढ़ने का आपको कारण पता है, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। महासागर में क्षारीयता और लवणता भी बढ़ रही है, क्योंकि महासागर में CO2 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। महासागर में आपको सी लेवल क्या हो रहा है, राइज कर रहा है, और ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, और ये सी लेवल राइज करने के कारण कई सारे समुद्री द्वीप क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। इसी महासागर में प्रदूषण का मुद्दा है, प्लास्टिक का मुद्दा है, और यह प्रदूषण ऑयल स्पिल के माध्यम से तेल कई बार मिल जाता है, और कई बार क्या करते हैं कि गर्म जल इसमें छोड़े जाते हैं, और प्लास्टिक करोड़ों की मात्रा में यहां की जैव विविधता को क्या कर रही है, नष्ट कर रही है। महासागर में कई सारे डार्क जोन बन गए हैं, जहां पर जीरो जैव विविधता हो चुकी है, और इन सब का कारण है कि हमने महासागर को भी क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। मनुष्य स्थल को भी नष्ट कर दिया है, और महासागर को भी नष्ट कर दिया है, अब अंतरिक्ष को भी नष्ट करने पर तुला है, और इसी कारण से पृथ्वी हमसे नाराज है, और वह कई माध्यम से हमसे क्या कर रही है, बदला ले रही है। और इसका उदाहरण क्या है, भारत के दोनों कोस्ट पर आए चक्रवात की गहनता और इंटेंसिटी दोनों क्या थी, बहुत ज्यादा थी, जिससे नुकसान का आकलन बहुत ज्यादा था। मनुष्य नहीं मरे, क्योंकि हम चक्रवात के आपदा तंत्र को डेवलप कर चुके हैं, लेकिन मनुष्य के अलावा जन की हानि नहीं हुई, धन की हानि हुई, आर्थिक नुकसान हुआ। सिर्फ यास चक्रवात से बंगाल में करीब 1 करोड़ लोग क्या हुए, प्रभावित हुए, 3 लाख क्या डूबे, घर डूबे। ताउते चक्रवात से सिर्फ गुजरात में 15,000 करोड़ रुपए का क्या हुआ, नुकसान हुआ, और इससे पहले अम्फान चक्रवात आया था, इससे $14 बिलियन का क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो ये आप सोचिए कि इसका आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हमें समझना होगा कि विकास का, सतत विकास का मॉडल ही हम सभी को सुरक्षित कर सकता है, नहीं तो मनुष्य अपने लिए ही गड्ढा खोद रहा है, क्योंकि प्रकृति बिल्कुल आपसे क्या है, हमसे नाराज हो चुकी है। चलिए दूसरे आर्टिकल पर हम देखते हैं कि आप जानते हैं कि मानव जीवन का क्या है, एक विकास क्रम है। तो सबसे पहले आप फर्टिलाइज्ड एग से क्या बनते हैं, फीटस बनते हैं, फीटस से बेबी बनते हैं, बच्चे बनते हैं, बच्चे के बाद चाइल्ड बनते हैं, चाइल्ड के बाद आप यंग टीनेजर में जाते हैं, फिर युवा बनते हैं, फिर वृद्धावस्था की क्या होती है, शुरुआत होती है, फिर आपकी मृत्यु होती है। कोरोना काल ने बच्चों को भी प्रभावित किया है, टीनेजर को भी प्रभावित किया है, एडल्ट को भी प्रभावित किया है, मेल को भी प्रभावित किया है, फीमेल को भी प्रभावित किया है, और वृद्धों को भी बहुत प्रभावित किया है। तो हमारा दूसरा आर्टिकल है, वृद्धों से क्या क्या जुड़े हुए मुद्दे हैं कि भारत में जो हमें जानने चाहिए, क्योंकि यह पेपर 2 में सोशल इश्यूज लिखा हुआ, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और पेपर 1 में सोसाइटी है, वहां भी इंपॉर्टेंट है, और प्लस भारत के नागरिक होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि वृद्धों से कौन कौन से मुद्दे जुड़ जाते हैं। तो राइटर इस आर्टिकल में बात करते हैं जनसांख्यिकी वास्तविकता से शुरू करते हैं। किससे? तो भारत जनसांख्यिकी परिवर्तन के चरण में है। जीवन प्रत्याशा में क्या हुई, भारत में तेजी से वृद्धि हुई है, और इससे लोगों का आयु प्रत्याशा बढ़ने से मृत्यु दर में कम हुई है, और दूसरे भारत में जनसंख्या वृद्धि दर भी क्या हो रही है, कम तो हो रही है, लेकिन अगर संख्या में देखेंगे वो बहुत ज्यादा है, और हमारी जनसांख्यिकी वर्ष 2040 में चरम तक पहुंच जाएगी। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2027 तक भारत विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला क्या होगा, देश होगा। और इसके साथ साथ हर साल कामकाजी आबादी लगभग 1 करोड़ बढ़ेगी, और भारत में मध्यम वर्ग का उपभोग में भी बढ़ोतरी में क्या हो रही है, तेजी से बदलाव हो रहा है। तो इस परिस्थिति में कहा गया कि भारत में वृद्धों की संख्या भी आज जो है इससे 5 गुना ज्यादा बढ़ेगी। राइटर कहते हैं कि भारत की आधी आबादी 30 साल से कम है, और 2050 तक भारत की आबादी 30% तक बढ़ेगी, लेकिन वृद्धों की आबादी 250% तक बढ़ेगी। तो बुजुर्ग नागरिक जनसंख्या का 10वां हिस्सा अभी है, और 25 साल बाद यह 5वें स्थान पर होगा। मतलब 20% भारत की आबादी क्या हो जाएगी, वृद्ध हो जाएगी। तो यह समस्या भविष्य की भी है और वर्तमान की भी है। भारत में भी वृद्धों की आबादी 8 करोड़ के आसपास है, और यह जनसंख्या और भी ज्यादा बढ़ेगी। तो इस आर्टिकल में फिर राइटर बात करते हैं कि वृद्धों से समस्या कौन कौन सी उभरी है। राइटर कहते हैं कि बुजुर्ग होती आबादी और भविष्य में उनकी देखभाल से संबंधित समस्याएं, भविष्य में नई तरह की चुनौतियों का हमें सामना करना होगा। तो हमें अभी से ही जानना समझना होगा, और उस अनुरूप हमें समाधान क्या करनी होगी, तलाशनी होगी। राइटर कहते हैं कि स्कूलों से अधिक वृद्धा आश्रमों की क्या होगी, हमें भविष्य में आवश्यकता ज्यादा होगी, क्योंकि बच्चे से ज्यादा क्या होंगे, वृद्ध होंगे। और कोविड महामारी की गंभीरता और परिणाम काफी हद तक उम्र पर निर्भर है, क्योंकि आपको पता है कि 65 से कम आयु के लोगों की तुलना में वृद्धों
पर 20 गुना अधिक खतरा कोरोना महामारी ने बढ़ाया है। और इसके साथ साथ अलगाव और अनिश्चितता का सामना भी करना पड़ा है, क्योंकि कोरोना काल में लॉकडाउन और कर्फ्यू के कारण क्या हो गया कि वह बुजुर्ग की गतिविधियां बंद हो गई। जैसे पार्क में वो नियमित रूप से टहलने जाते थे, बातचीत करते थे, परिचितों के साथ बैठकर स्वैच्छिक सेवा देते थे, तो उनके कार्यों को सीमित कर दिया था। तो कोरोना ने वृद्धों को न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से ज्यादा प्रभावित किया है, क्योंकि यह अकेलापन, उसमें एकांतवास की स्थिति है और इससे कई बार हार्ट अटैक और इश्यूज, कई सारी समस्याएं देखी जा रही है। इसके अलावा राइटर कहते हैं कि 15 राज्यों में करीब 45,000 बुजुर्गों के बीच किए गए सर्वेक्षण में हमें क्या मिला। पहला पॉइंट यह मिला कि बुजुर्गों का केवल 1/4 हिस्सा आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, मतलब 25% बुजुर्ग सिर्फ ही आत्मनिर्भर हैं, लेकिन 75% बुजुर्ग क्या है, अपने बेटों के साथ रहते हैं और कुछ बुजुर्ग अपनी बेटियों के साथ रहते हैं और वह पूरी तरह बच्चों और समाज पर क्या है, निर्भर है। जब आप निर्भर होंगे तो आज के दिन में जिस हिसाब से व्यक्तिवादिता बढ़ी है, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में अधिकांशतः सोचते हैं, तो यहां पर बुजुर्ग का क्या होता है, अलगावपन उनको दिखाई देता है। साथ साथ इस सर्वेक्षण से पता चला है कि बुजुर्गों ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें सम्मान की कमी मिलती है, उन्हें उपेक्षा मिलती है और यहां तक कि उनके साथ मौखिक दुर्व्यवहार का भी सामना करना पड़ता है। तो बुजुर्गों के साथ, वृद्धों के साथ हिंसा भी एक मुद्दा उभर करके आया है। इस अध्ययन में कहा गया है कि सरकार की उदासीनता ने हमारे बुजुर्गों को निराश किया है, वहीं समाज की उदासीनता ने उन्हें चिड़चिड़ा बना दिया है, क्योंकि समाज से उनका जो संपर्क है उसमें दूरियां दिखाई देती है। यह जनरेशन गैप है। एक तरफ है पुरातन संस्कृति वाले लोग और एक तरफ अपने आप को आधुनिक संस्कृति के मानने वाले लोग हैं। तो यह जनरेशन गैप कई सारी मनोवैज्ञानिक समस्याएं खड़ा करता है। ग्रामीण भारत की स्थिति तो और भी खराब है, जहां 70% बुजुर्ग भारत के क्या करते हैं, रहते हैं। और बुजुर्गों में भी बुजुर्ग महिलाओं पर पड़ने वाला प्रभाव अधिक परेशान करता है, क्योंकि पुरुषों की तुलना में जीवित रहने की दर महिलाओं में ज्यादा होती है और महिलाएं अपने पूरे जीवन में आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति में होती है। और भारत में पैट्रियार्की के कारण महिलाएं कभी आत्मनिर्भर हुई ही नहीं और उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी निर्भरता और भी बढ़ती जाती है। तो राइटर कहते हैं कि हमारे अधिकांश बुजुर्ग आर्थिक रूप से लाचार होते जा रहे हैं और भविष्य में इनकी मात्रा और बढ़ेगी और साथ साथ स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली भी उनको एक रोगी के रूप में देखती है। रोग केंद्रित दृष्टिकोण उनके मनोबल को नुकसान पहुंचाता है और उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। अब यह कारण क्या है कि इस तरह की स्थिति दिखाई देती है। तो एकल परिवारों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति है, एक नाभिक परिवार जैसी संकल्पना है, जहां पर परिवार के सदस्य आपस में टूट कर रहना चाहते हैं और यह प्रवृत्ति शहरों के साथ साथ गांव में भी दिखाई देती है। नौकरी से संबंधित प्रवास करते हैं गांव से शहर की तरफ। सामाजिक मानदंडों में बदलाव हो रहा है। आज स्वतंत्रता को प्राथमिकता दिया जा रहा है, अधिकारों को प्राथमिकता दिया जा रहा है और बड़ों के बीच स्वतंत्र रहने की बढ़ती प्राथमिकता भी, ये सारे वो मूल कारण हैं जिसने भारत की इस व्यवस्था को क्या किया, चेंज किया, परिवार व्यवस्था को, और वृद्धों के लिए कई सारी समस्याएं बढ़ी। तो यह अकेला रूपन महामारी जो बढ़ती जा रही है का वृद्धों के साथ, तो हमें डिजिटल सामाजिक सहायता नेटवर्क या ऑनलाइन तकनीक और डिजिटल स्रोतों का भी उपयोग करना होगा ताकि वे अधिक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सके। वहीं राइटर कहते हैं कि इस कोरोना परिस्थिति में युवाओं ने इंटरनेट मीडिया पर निर्भरता बढ़ा दी, जिससे युवाओं का अकेलापन दूर हुआ। लेकिन वृद्धावस्था में क्योंकि वो मोबाइल से ज्यादा क्या थे, प्रयोग नहीं कर पा रहे थे, जुड़े हुए नहीं थे और उनको सामाजिक सहयोग और जीवन यापन और दैनिक कामकाज की आवश्यकता भी पूरी नहीं हुई, तो कोविड के कारण यह गहनता और भी बढ़ी है। तो आपने कौन कौन सी समस्या देखी बुजुर्गों में? तो अकेलापन उनके अंदर है, स्वास्थ्य की समस्या है, निर्भरता दिखाई देती है, आत्मसम्मान का मुद्दा है, एकांत है, तो मनोवैज्ञानिक समस्या है, शारीरिक समस्या है। समझ रहे हैं, कई सारी आपको समस्या है और इस समस्या के कारण भी हमने क्या किए, देखे कि कौन कौन से कारण है। तो इस परिस्थिति में सरकार, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य में यह सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार समाज के संवेदनशील वर्ग की क्या करे, रक्षा करे। और संवेदनशील वर्ग कौन है, वृद्ध भी हैं। तो सरकार ने ऐसे कई प्रावधान किए हैं, उनके जीवन की गुणवत्ता बढ़े, उनके कल्याण के लिए भोजन, आश्रय, कपड़े, चिकित्सा आदि देखभाल जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा सके। और कई सारे बुजुर्ग देखभाल केंद्रों की भी शुरुआत की गई है। और साथ साथ एक अधिनियम भी बनाया गया है जो बुजुर्ग के बच्चों को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है कि मां बाप को रखने का उनका क्या है, उनको कानून के तहत मां बाप को अपने साथ रखना ही होगा। लेकिन आपको पता है कि भारत में नीतियां बनती है और 70% बुजुर्ग कहां रहते हैं, गांव में रहते हैं, और जो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है, शारीरिक रूप से कमजोर हो चुके हैं, तो वो कहां से भारत की कानूनी प्रक्रिया से अपने लिए अधिकार को प्राप्त कर पाएंगे।
वही राइटर कहते हैं कि सामाजिक प्रवृत्ति निरंतर बदल रही है। बुजुर्गों को संयुक्त परिवार जो खुद अत्यधिक मांग और अत्यधिक तनाव में है उससे ज्यादा सहयोग नहीं मिलेगा, तो राज्य को आगे आना ही होगा और इसके साथ साथ निजी संस्थाओं को भी आना होगा। जैसे विश्व के कई और देश, जैसे जापान में दीर्घकालिक स्वास्थ्य देखभाल बीमा की शुरुआत हुई है और विश्व के अन्य देशों ने बुजुर्गों की समुचित देखभाल के लिए कुशल पैरामेडिक सहायता में क्या किया, निवेश किया है। तो वहां पर देखा जा रहा है अब भारत को भी जरूरत है, क्योंकि भविष्य में इनकी संख्या बढ़ेगी। साथ ही राइटर कहते हैं कि हमारी जनसंख्या में बुजुर्गों का हिस्सा 10% है और हम पेंशन पर केवल जीडीपी का 0.03% से भी कम खर्च करते हैं। मतलब 10 में से 1 को ही क्या देता है, इसका फायदा मिलता है। साथ साथ क्या पेंशन अमाउंट कितनी है, 500 रुपए। तो आप खुद सोचिए कि 500 रुपए में एक व्यक्ति का जीवन कैसे चल सकता है, जबकि वृद्धावस्था में आपको कई सारी दवाइयां भी चाहिए। तो अब समय है कि राज्य हर बुजुर्ग को एक बुनियादी आय सहायता प्रदान करे ताकि वह गरिमापूर्ण जीवन जी सके। ये वृद्धों के साथ कई तरह के एब्यूजेस किए जाते हैं, हिंसा देखी जाती है। तो एक शारीरिक हिंसा होती है, कई बार लोग क्या करते हैं, हिट कर देते हैं, किक है, पुशिंग है, कई बार थप्पड़ भी मार देते हैं, ऐसा भी देखा गया। सेक्सुअल है, इमोशनल है, क्योंकि आप कई बार उनको चोट देते हैं, कई बार आप बोलते हैं कि आपने हमारे जीवन में हमारे लिए क्या किया, और कई बार यह चोट उनके अंदर आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है। नेगलेक्ट का वो शिकार है, क्योंकि समाज में उनको ना बच्चे उनसे बात कर रहे हैं ना युवा बात कर रहे हैं। और फाइनेंशियल, क्योंकि निर्भर किस पे हैं, बच्चों पर ज्यादा हो गए। और अकेलापन और एकांत भी क्या, कई प्रकार के एब्यूज इसको दिखाई देते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें उन्हें आत्मनिर्भर के साथ साथ न्यूनतम निर्भर बनाना होगा और इसके लिए राज्य को एक निश्चित जो है अमाउंट उनको देना होगा, और ताकि वो गरिमापूर्ण जीवन जी सके। और उनकी सक्रियता को भी बढ़ाना होगा, कैसे वह समाज में अपने योगदान को दे सकते हैं, क्योंकि वृद्ध हमारे लिए संसाधन है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा और वो अपने जीवन के पहलुओं को, ज्ञान को, अनुभव को बच्चों के साथ क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो जिससे बच्चों के पास ज्ञान का भंडार मिलेगा और दोनों एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि बुजुर्ग जो है उनके पास ज्ञान का भंडार है और वह भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं, और आज की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में इसकी कमी है। तो इस छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से नैतिकता का पाठ बच्चों को पढ़ाया जा सकता है और यह एक जुड़ाव को भी बढ़ाएगा, बंधन को बढ़ाएगा, और बुजुर्ग क्या है, खुश होंगे और उनके जीवन में मानव होने के अर्थ को क्या मिलेगा, पूरा होगा। आइए हम तीसरे आर्टिकल पर देखते हैं, होम्योपैथ वर्सेस एलोपैथ का मुद्दा। तो ये होम्योपैथ और एलोपैथ होता क्या है, इसमें अंतर क्या है, इसको जानते हैं पहले। कि एलोपैथ में जो इलाज की जाती है वह तीव्र होती है, जो तीव्र क्या करती है, आपको इलाज देती है। और होम्योपैथ जनरली, होम्योपैथ जो होता है वह धीरे धीरे इलाज से आपको क्या करती है, मदद करती है। तो यह अस्थाई परिणाम देता है, यह अस्थाई परिणाम देता है एलियोपैथ। और एलियोपैथ में कई सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं, और यह होम्योपैथ नॉन टॉक्सिक होता है, इसलिए इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। दूसरा, एलियोपैथ से इम्यून सिस्टम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जबकि होम्योपैथ से इम्यून सिस्टम को प्रतिकूल प्रभाव नहीं, बल्कि होम्योपैथ प्रतिकूल इम्यून सिस्टम को क्या करता है, बढ़ाता है। एलियोपैथ का पॉजिटिव यही है कि यह परिणाम जल्दी देता है, और क्योंकि यह डिजीज के कारणों को तुरंत पकड़ लेता है, जबकि होम्योपैथ में ऐसा नहीं होता है, इसमें परिणाम मिलने में समय मिलते हैं। तो इसमें क्या कि कुछ सकारात्मक एलियोपैथ के भी हैं, लेकिन ज्यादा सकारात्मक होम्योपैथ के हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कि यह होम्योपैथ और एलियोपैथ का मुद्दा क्या है। एक और प्रणाली है आयुष। क्या है, आयुष। तो आयुष में ही एक पार्ट है आयुर्वेद। क्या है, आयुर्वेद, और एस से होम्योपैथ। तो अभी तक हम लोग होम्योपैथ और एलियोपैथ की चर्चा कर रहे थे, अब चर्चा करेंगे आयुष वर्सेस एलियोपैथ। ठीक है। तो आयुष ये परंपरागत उपचार प्रणाली है, यह भारतीय उपचार प्रणाली है, यह स्वदेशी उपचार प्रणाली है। हजारों वर्षों तक भारत में इसी उपचार प्रणाली के तहत क्या हुआ, रोग का निदान हुआ। यह हमारे लिए संसाधन है। ए से आयुर्वेद, यह आयु का ज्ञान है, यह रोगों से बचाव और इलाज के उपाय बताता है। दूसरा, योगा और प्राकृतिक चिकित्सा या मानसिक संतुलन, शारीरिक संतुलन को उपलब्ध कराता है, तो इसमें आसन और प्राणायाम होते हैं। तीसरा, यूनानी, यह जड़ी बूटियों से जो इलाज की परंपरा है वो यूनानी है। सिद्धा, दक्षिण भारत में एक पद्धति है, वह सिद्धा पद्धति कहलाती है। और होम्योपैथ, रोगों का उत्पादक ही रोगों का नाश करता है, सफल और सुरक्षित पद्धति। तो ये कौन सी है, आयुष जो है उपचार प्रणाली है, यह भारतीय प्रणाली है। आइए अब मुद्दा क्या है, राइटर क्या मुद्दा खड़ा करते हैं।
राइटर का आर्टिकल ही शुरुआत होता है, सहयोग की मांग करते हैं एलियोपैथ और आयुर्वेद। तो राइटर कहते हैं कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और आयुर्वेद में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, दोनों का उद्देश्य मानवता का स्वास्थ्य है। आयुर्वेद आचार आधारित आयुर्विज्ञान है और एलियोपैथ उपचार आधारित चिकित्सा विज्ञान है। देखिए मौलिक अंतर यही है, यह आयुर्विज्ञान है और यह चिकित्सा विज्ञान है। फिर राइटर कहते हैं कि शरीर रहस्यपूर्ण संरचना है, इसकी आंतरिक गतिविधि का बड़ा भाग जान लिया गया है और इसमें आयुर्वेद के साथ साथ चिकित्सा विज्ञानियों का श्रेय है। तो आज की परिस्थिति में हमें दोनों को जरूरत है। तो लेखक फिर आयुर्वेद के बारे में क्या कहते हैं कि आयुर्वेद का जन्म लगभग 4000 ईसा पूर्व ऋग्वेद के रचना काल में हुआ और विकास अथर्ववेद के दौरान हुआ। अथर्ववेद में अनेक अंगों का विवरण है और यह गणना सुव्यवस्थित है। आयुर्वेद में भारत में दो महत्वपूर्ण आचार्य हुए, चरक और सुश्रुतु, जिन्होंने चरक संहिता और सुश्रुतु संहिता से भारत की चिकित्सा प्रणाली को वैज्ञानिकता को दिखाया। इस किताबों में शल्य चिकित्सा के बारे में भी जानकारी मिलती है। पाणिनि की व्याकरण में भी कई सारे रोगों का हमें प्रकार मिलता है। लेखक कहते हैं कि आयुर्वेद आयु का विज्ञान है, इसमें भोजन, पाचन, श्वसन, चिंतन, तनाव, स्मृति और निद्रा भी स्वस्थ रहने के विषय हैं। तो आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान होने के साथ साथ स्वस्थ रहने की जीवन शैली भी है। कैसे आप जीवन में 100 वर्ष की स्वस्थ आयु प्राप्त कर सकते हैं, और भारत में इसके द्वारा, जीवन शैली के द्वारा ऋषियों मुनियों ने 100 साल तक अपने जीवन को क्या किया, पूरा किया। आयुर्वेद में रोगों के जो कारण बताए गए हैं, अति योग, अयोग और मिथ्या योग ही रोगों के कारण है। और रोग से बचने के लिए हमें शैली कैसी होनी चाहिए, प्राकृतिक होनी चाहिए। तो आप समझिए कि यह ज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की परिस्थिति में हम जब प्रकृति को भूल गए हैं और हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं और समस्याओं की जड़ यही है। और आयुर्वेद बताता है कि आपकी जीवन शैली प्राकृतिक होनी चाहिए, तभी आप स्वस्थ शरीर को प्राप्त कर सकते हैं। तो आयुर्वेद प्रिवेंट करता है, आयुष क्या करता है, आपको प्रिवेंट करता है, रोग आपके शरीर में आए ही नहीं। जबकि एलियोपैथ क्या करता है, रोग आने के बाद उस शरीर का क्या करता है, इलाज करता है। तो भारत के इस आयुर्वेद का ज्ञान अरब देश में पहुंचा। कहां पहुंचा, अरब देश में पहुंचा। और अरब देशों ने इस ग्रंथों का अनुवाद किया। फिर अरबों से यह पद्धति यूरोपीय चिकित्सा शास्त्र का आधार बनी और यूरोप में फिर आधुनिक चिकित्सा की क्या हुई, विकास हुआ। तो कह सकते हैं कि जो चिकित्सा शैली है एलियोपैथ, वो कहीं ना कहीं भारतीय चिकित्सा पहली से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है। भारत से ये अरबों में गया और अरबों से यूरोपियों में गया। फिर राइटर कहते हैं कि जो यूरोप में एलियोपैथी का विकास 16वीं से 17वीं शताब्दी के आसपास हुआ। यह आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, यह पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है। और इसका चिकित्सा तंत्र बड़ा है, शोध का दायरा बड़ा है और इनसे जानलेवा बीमारियों से करोड़ों लोगों को पुनर्जीवन दिया है। सर्जरी, रेडिएशन, सीटी स्कैन, एमआरआई सहित तमाम घटक विस्मयकारी है। और कोरोना काल में दिखा कि जीवन की परवाह त्यागते हुए उपचार करने वाले विज्ञानी, चिकित्सक और मेडिकल स्टाफ जो है प्रशंसनीय है। तो दोनों हमने चिकित्सा पद्धति के बारे में थोड़ा सुना, आयुर्वेद के बारे में और किसके बारे में, एलियोपैथ के बारे में। ठीक है, तो इस महामारी के काल में सबसे इंपॉर्टेंट था रोग प्रतिरोधक शक्ति। तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इसके लिए कोई प्रभावी दवा नहीं है, जबकि आयुर्वेद इससे क्या हुआ, भरा पड़ा है। यहां पर गिलोय जैसी अनेक औषधियां हैं और महामारी के काल में लाखों टन खपत हुई। अश्वगंधा, गुग्गुल जैसी औषधियों का, तुलसी जैसे औषधियों का, नीम जैसे औषधियों का, और रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाया। और भारतीयों में कम मृत्यु दर होने में आयुर्वेद ने इस प्रतिकूल कोरोना परिस्थिति में भारत को आजीवन प्रदान किया। जबकि एलियोपैथ में सिर्फ रोगों को दबाने की दवा दी जाती है, साइड इफेक्ट की समस्या है। रोगी को तत्काल राहत के लिए एलियोपैथ चाहिए, क्योंकि इसका कोई प्रभावी विकल्प नहीं है। लेकिन आयुर्वेद आपको रोग से पहले मुक्त कराता है, प्री मुक्त कराता है और आपके जीवन को स्वस्थ करता है। साथ ही राइटर कहते हैं कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में निरंतर शोध चल रहे हैं, इसलिए आयुर्वेद में भी लगातार शोध की आवश्यकता है, क्योंकि आयुर्वेद मानव समाज के लिए ज्यादा जरूरी है। फिर राइटर कहते हैं कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और आयुर्वेद में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, दोनों को परस्पर ज्ञान का आदान प्रदान करना चाहिए। दोनों पद्धतियों का लक्ष्य एक है, दोनों की अपनी विशेषता है, दोनों विज्ञान है और दोनों प्रणालियों को मिलाने की जरूरत है, क्योंकि कुछ आपको आयुर्वेद में इलाज है और कुछ आपको एलियोपैथ में इलाज है। और उद्देश्य, दोनों का उद्देश्य मानव की क्या करना है, रक्षा करना है। इस परिस्थिति में हमें प्राचीनता जो कौन है, आयुर्वेद, और आधुनिकता कौन, एलियोपैथ का संगम राष्ट्र जीवन के सभी देशों क्षेत्रों में फलप्रद होता है। तो संवाद चलते रहना की व्यवस्था होनी चाहिए, आरोप प्रत्यारोप का कोई औचित्य नहीं है। तो यही समाधान आपको लिखना होगा, एग्जाम में सवाल में आएगा कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन आयुर्वेद को ज्यादा प्रमोट किया जाना चाहिए, क्योंकि यह रोगी रोग लगने ही नहीं देता है।
तो थैंक यू, मिलते हैं कल।